पिनेकल एकेडमी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन बेस्ड जो थ्योरी है हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं देखा है, लॉज ऑफ मोशन का थ्योरी बेस्ड आपका एक पूरा टॉपिक मिलेगा, लेक्चर मिलेगा आपको। वीडियो का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की, जो कि नीट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नीट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो आ चुके हैं या जो आ सकते हैं फ्यूचर में, जिनमें जो है थोड़ा सा लेवल हम लोग थोड़ा सा टफ रखेंगे, स्टार्ट करेंगे वही बेसिक लेवल से जैसा कि नीट एग्जाम में आता है, एंड इसके बाद लेवल को आगे बढ़ाते जाएंगे। हर एक टॉपिक के हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन में जो भी हो सकता है, प्लेन लेवल में देखेंगे, इंक्लाइन लेवल में देखेंगे, वर्टिकल लेवल में भी देखेंगे। जितने टाइप के भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग सारे के सारे देखेंगे, और उनका लेवल जो है हाई करते जाएंगे, सो दैट जब भी आपके एग्जाम में फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसे आराम से सॉल्व कर सको। सबसे पहले तो फ्रिक्शन में बेसिक एक क्वेश्चन आता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन डबल कर दें या ट्रिपल कर दें, सो उसमें फ्रिक्शन पे क्या चेंज आएगा। यहां पर पे दो चीजें होती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एंड सेकेंड इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। थ्योरी आप लोगों ने देख रखी है, स्टिल फ्रिक्शन किस तरीके से वर्क करता है ये आपको पता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा होता है या मोशन स्टार्ट होने की टेंडेंसी होती है, तो मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन का फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पे फोर्स F अगर हम लगा रहे हैं, सो इस ब्लॉक की टेंडेंसी है राइट साइड में, मेरे राइट साइड में मूव करने के लिए। सो यहाँ पर पे उसको अपोज करने के लिए लेफ्ट साइड में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। अब वो डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर पे फ्रिक्शनल जो हमने फोर्स लगाया है वो फोर्स का अमाउंट कितना है। सपोज हमने बहुत स्मॉल फोर्स से लगाना स्टार्ट किया एंड 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ब्लॉक काफी बड़ा सा था, ये अपनी जगह से नहीं हिला, तो क्या हुआ, यहाँ पर पे अगर हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है और ब्लॉक अपनी जगह पर रुका हुआ है, दैट मीन्स उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। आपने ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको थोड़ा सा और बढ़ाया, 1 न्यूटन की जगह 2 न्यूटन कर दिया। ऑलरेडी यहाँ पर पे जो पहले फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन का लग रहा था, अब वो भी 2 न्यूटन का लगने लगेगा। तो आप यहाँ पर पे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा और ब्लॉक अपनी जगह से नहीं मूव करेगा। कब तक नहीं मूव करेगा? जब तक कि इस फ्रिक्शनल फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ जाती। समटाइम्स दिस इज आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। सो यहाँ पर पे भी स्टिल आपका जो ब्लॉक है ये अपनी जगह से मूव नहीं किया है, बट यहाँ पर पे अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ चुकी है, मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। अब इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग सकता। तो सपोज 10 न्यूटन पे जाकर के ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स की ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। उस केस में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, ठीक है। एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जगह पर पे जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो यहाँ पर पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है न्यू, या फिर उसको स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। न्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। एंड इसके बाद हमने जो है जो 10 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स आ चुका था जो फ्रिक्शनल फोर्स का है, अगर हमने यहाँ पर पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन से एक्सीड कर दी, सपोज 11 न्यूटन कर दी, तो क्या होगा, ये ब्लॉक आपका राइट हैंड साइड में मूव करने लगेगा। फ्रिक्शन अब उस केस में भी लग रहा होगा, बट अब उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। अभी तक ब्लॉक जो है रुका हुआ था, तो वहां पर भी जो फ्रिक्शन लग रहा था हमने उसे बोला स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जब ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, ये आपका इस तरफ जाने लगेगा, उस केस में
अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में ही लगेगा, बट अब जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ के क्या है, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपका नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है यहां पर पे न्यू के। न्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो यहां पर पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब यहां पर पे ब्लॉक मूव करने लगा और जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होती है। समझे बात को? काइनेटिक फ्रिक्शन ये जो लग रहा है इसकी वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी उससे कम होती है। दैट मींस एन तो सेम है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में तो कोई चेंज नहीं आया। दैट मींस ये जो न्यू के की वैल्यू है, यहां पर पे आ रहा था न्यू एस इंटू एन और यहां पर पे आ रहा है न्यू के इंटू एन। ये वैल्यू ज्यादा होती है, ये वैल्यू कम होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिए। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब दूसरा जो है पूछा जाता है कि अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को डबल कर दें या ट्रिपल कर दें या फिर नॉर्मल रिएक्शन को चेंज करें, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स आप देख सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स पूछा गया है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन को डबल करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी डबल होगा। बट समटाइम्स क्या होता है, यही वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा हुआ है, एंड बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर पे एक्सप्लेन किया, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक कांस्टेंट है, ये वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती है, नॉर्मल रिएक्शन पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन चेंज करने पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये दो जो सरफेस हैं, ये ब्लॉक का और जो टेबल है, इनकी किस मटेरियल से बना हुआ है और उनका सरफेस किस तरीके का है उस पे डिपेंड करता है ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट मींस किस पे डिपेंड किया, ये मटेरियल, ठीक है, वुड का बना है, आयरन का बना है, स्टील का बना है, एंड उनका सरफेस कितना स्मूथ है उस पे डिपेंड करते हुए न्यू एस और न्यू के की वैल्यू आपको क्वेश्चंस में जनरली दी हुई होती है। आगे बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में कभी भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि फ्रिक्शनल फोर्स पूछा गया है या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है, ठीक है। और अब एक और यहाँ पर चीज आती है, एक आता है रोलिंग फ्रिक्शन। कोई ऑब्जेक्ट जब रोल कर रहा है उस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो हो रहा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोल करने के लिए एक राउंड ऑब्जेक्ट जरूरी है, ठीक है। सो रोल करते टाइम अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोल कर रहा है, सो दैट मीन्स ये जो अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी है पीछे की तरफ जाने की, ठीक है। यहां पर पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे की तरफ जा रहा है, ये मत समझिए कि रोल कर रहा होगा तो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। ऑब्जेक्ट आगे तभी जा रहा है जब वहां पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है, ये अपनी जगह पर पे खड़े खड़े ऐसे घूमता रहता है। समझ रहे हो बात को? ये अपनी जगह पे, जैसे गाड़ी अगर कीचड़ में फंस जाती है तो क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो क्या होता है, टायर अपनी जगह पे रोल करने लगता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है। देखा है आपने सिचुएशन, बहुत जगह आप लोगों ने फेस भी की होगी। सो अगर यहाँ पर पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे बस गोल गोल घूमता रहता, आगे नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो बॉल है या जो आपका व्हील है
वो पीछे की तरफ जा रहा है, एंड उसको अप्रोच करने के लिए यहाँ पर पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगेगा, एंड देन ये आपका जो व्हील है वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो व्हील कभी भी आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर पे रोलिंग फ्रिक्शन में जो आपका व्हील आगे की तरफ जा रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पे फ्रिक्शनल फोर्स इसमें आगे की तरफ लग रहा है। हो गई बात समझ में? अब इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है पूछा गया है कि जो बाइसिकल चलाते हैं तो बाइसिकल चलाने में जो उसके दो व्हील्स हैं उनमें फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पे आपको पता है दो व्हील्स होते हैं, एक आगे एक पीछे, एंड दोनों व्हील तो नहीं, पीछे वाला व्हील आपका पैडल से कनेक्टेड होता है। तो अगर हम पैडल घुमाते हैं तो पैडल घुमाने से ये अगर इसको ऊपर नीचे घुमाएंगे तो पैडल जो है आपका चेन के थ्रू यहाँ पर पे इससे कनेक्ट होता है, राइट। तो चेन के थ्रू ये कनेक्ट होता है, तो पैडल घुमाने से ये वाला जो व्हील है रियर व्हील, पीछे वाला व्हील इस तरीके से घूमने लगता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा तो जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका पीछे तरफ जाने की टेंडेंसी हो रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीछे की तरफ जाने की टेंडेंसी हो रही है, तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है रियर व्हील में वो आगे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो रियर व्हील में फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगेगा, एंड आगे की तरफ जब ये लगेगा तो ये साइकिल जो पूरी की पूरी है वो आगे की तरफ बढ़ने लगेगी। इतनी बात समझ में आ रही है? पीछे वाले पहिए में आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा, एंड आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगने की वजह से एक नेट फोर्स जो पूरी बाइसिकल है उसमें आगे की तरफ लगने लगा, एंड उस नेट फोर्स की वजह से बाइसिकल की आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ बढ़ने की टेंडेंसी होने लगी। अब ये जो व्हील है ये रोल नहीं कर रहा है, ये इसकी टेंडेंसी हो रही है आगे की तरफ सीधे स्किड करने की, लाइक दिस, ठीक है। बाइसिकल आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो बाइसिकल आगे की तरफ बढ़ने के लिए इसको कहीं से भी आपको ड्राइव नहीं मिल रही है, इसको रोल नहीं किया जा रहा है। रोल ये वाला हुआ, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगा तो पूरी बाइसिकल जो है साइकिल आपकी आगे की तरफ बढ़ने लगी, और आगे की तरफ बढ़ने की वजह से ये वाले व्हील में भी आगे की तरफ फोर्स लग रहा है और इसकी टेंडेंसी आगे की तरफ स्किड करने की होने लगी। तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पीछे की तरफ लगेगा, एंड यहां पर जब ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा तो उसकी वजह से ये व्हील इस तरीके से घूमने लगेगा। आगे बात समझ में? फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यहाँ पर पे इसके सेंटर ऑफ मास से दूर है, सेंटर ऑफ मास से दूर होने की वजह से जब ये फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है, टॉर्क की वजह से ये व्हील आपका इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा और बाइसिकल आपकी आगे बढ़ने लगेगी। तो ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर पे बाइसिकल में पीछे वाले व्हील में फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगता है, एंड फ्रंट व्हील में फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगता है। ओके, तो अब हम लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं इंक्लाइन प्लेन क्वेश्चंस की तरफ। इंक्लाइन प्लेन में एक वेज या फिर इंक्लाइन प्लेन होता है जिसके ऊपर इसका एंगल आपको गिवन होता है या फिर फाइंड करना होता है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ये फॉर्म हो रहा है वो दिया होगा या फिर आपको फाइंड आउट करना होगा, एंड उसके सरफेस पे एक ब्लॉक रखा होगा। तो ये कितने मास का है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, हम लोगों को इसका मास स्मॉल m जनरली गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पे इस ब्लॉक की क्या टेंडेंसी है? डाउन द प्लेन जाने की, नीचे की तरफ इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी है। तो यहाँ पर पे इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, mg का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैंने पहले ही बताया हुआ है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं
और या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ये सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होता है तो नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं इसको। एंड ब्लॉक की टेंडेंसी है डाउन द प्लेन जाने की, तो उसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग द सरफेस, ये अप द प्लेन ऊपर की तरफ लग रहा है। अब यहां पर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, ये फोर्सेस को रिजॉल्व करना। तो फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अलोंग द प्लेन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। ये आपका अलोंग द प्लेन है, ये परपेंडिकुलर द प्लेन है, इनमें कुछ नहीं करना है। ये mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट डाउन द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इनमें से एक एंगल थीटा होगा। कैसे फाइंड करना होता है, ये देखिए एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसके नॉर्मल ये परपेंडिकुलर लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसी तरीके से इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लाइन है। तो जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और प्लेन वाली लाइन के बीच में थीटा एंगल है। सो यहाँ पर पे इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन और इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच भी एंगल थीटा होगा। जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है, सेम एंगल उनके परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी होता है। सो ये आपको ज्यादा जो है याद रखने के लिए बस सीधे से ये आपका mg cos थीटा है। रोज जो है दिमाग लगा करके आपको इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, इसमें जो है टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। ये वाला mg cos थीटा हो गया और ये वाला mg sin थीटा हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इसी स्टेज पे, जब ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ रुका हुआ है, उसी स्टेज में आपके दो तीन क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स, सो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पे रुका हुआ है तो दैट मीन इसमें फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे। इतनी बात समझ में आती है। तो फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। एफ एस या फिर एफ सीधे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। इस पे बेस ये दो क्वेश्चन आप देखिए सामने रखे हुए हैं, सीधा सीधा mg sin थीटा। अगर m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है तो आपको mg sin थीटा करके निकाल लेनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर पे किस एंगल पे जाकर के ये ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा। अब आप समझिए, अगर ये सीधे प्लेन पे रखा होता तो ब्लॉक की कोई भी टेंडेंसी नहीं है कि वो मूव कर सके, है ना। अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो ब्लॉक बिल्कुल मूव नहीं करेगा। जैसे 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 ये प्लेन आपका एंगल बढ़ता जाएगा, ब्लॉक की टेंडेंसी इंक्रीज होते जाएगी नीचे स्लाइड करने की। सो एक एंगल पे जाकर के वो ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन स्लाइड करने लगेगा। इतनी बात क्लियर है। तो किस एंगल पे जाकर के ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करने लगेगा वो फाइंड करना होता है। दैट सम बुक्स इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं देना चाहिए बट सम बुक्स में दिया होता है और समटाइम्स क्वेश्चंस में भी पूछ लेते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से मतलब है किस एंगल पे जाकर के ये इंक्लाइन प्लेन में ये ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा, वो आपको फाइंड करना है। जब वो उसके स्लाइड कर रहा होगा तो उस केस में ये फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे आपने बताया रखा हुआ है, ब्लॉक की कोई टेंडेंसी नहीं है, अगर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इस तरीके से लग रहे हैं। mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एंड n इक्वल टू mg, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ब्लॉक की कोई टेंडेंसी नहीं है लेफ्ट या राइट मूव करने की। लेकिन जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे ब्लॉक की टेंडेंसी होगी डाउन द प्लेन जाउंट करने की। तो जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज करता जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करने लगेगी एंड ये वाला mg साइन थीटा आपका इंक्रीज करने लगेगा। और जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा, जैसे अभी पीछे बताया था, फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका इंक्रीज करने लगता है।
तो इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज करने लगेगा और एक एंगल पे जाकर के ये फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा और उस केस में एफ मैक्स इक्वल टू एफ मैक्स की क्या वैल्यू होती है, न्यू इंटू एन विच इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात की। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज इक्वल टू न्यू इंटू एन, अभी पीछे देखा था हम लोगों ने, और वो किसके इक्वल है, एफ मैक्स एम जी साइन थीटा के इक्वल है। अब एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से न्यू एन की जगह हम पुट कर देंगे एम जी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम जी कैंसिल हो गए, कॉस थीटा उधर जाएगा तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू न्यू। सो यहाँ से न्यू की वैल्यू आ गई टेन थीटा। ठीक है, लेफ्ट राइट ज्यादा कर दिया, उस पर ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेन थीटा के इक्वल होगा, और या फिर अगर समटाइम्स क्या कहते हैं, अगर एंगल पूछा जाए तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स न्यू। दोनों ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, जस्ट सीधे सीधे पूछा गया है। अब यहाँ पर पे देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड कर रहा है या फिर अगर ऑब्जेक्ट ये जो ब्लॉक है कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रहा है, दोनों ही एक बात है। रुका हुआ है, आपको बताया गया है इनर्शिया वाले केस में स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ कांस्टेंट स्पीड बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से भी नीचे जा रहा है उस केस में भी फोर्सेस बैलेंस हैं। ठीक है, तो वो वाला केस कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, तो n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होगा, f इक्वल टू एम जी साइन थीटा होगा। तो उस केस में भी जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कांस्टेंट स्पीड से ब्लॉक नीचे जा रहा है तो उस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक एक्सीलरेशन से स्लाइड करने लगेगा, वो एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है। सो अगर ये स्लाइड करने लगेगा तो यहाँ पर पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, अब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ के। ठीक है, बाकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आपकी इक्वेशन सेम बनी रहेगी, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी मोशन नहीं हो रहा है तो वहां पे फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे, एन इक्वल टू एम जे कॉस थीटा। अब डाउन द प्लेन ब्लॉक जो है मूव कर रहा है, सो हम लोग देखेंगे कि डाउन द प्लेन कितना नेट फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। हमारे जो फोर्स की इक्वेशन जो क्रिएट करते हैं, कई बच्चे क्या करने लगते हैं, यहाँ पर पे नीचे की तरफ इसको जो है फोर्स की तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। वो इक्वेशन क्या बनाते हैं, एम जी साइन थीटा प्लस एम इंटू ए इक्वल टू एफ के, इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। ये टोटली रॉन्ग है। आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और एक्सटर्नल फोर्स क्या देखोगे कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, तो वहां पर पे नेट फोर्स है, डाउन द प्लेन मोशन हो रहा है तो डाउन द प्लेन माइनस अप द प्लेन। तो डाउन द प्लेन जो फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा माइनस एफ के दैट इज इक्वल टू एम ए। दोनों इक्वेशन में डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से इक्वेशन बनाने लगते हैं, पता नहीं कौन उसको सिखाया हुआ है, स्कूल वाले भी ठीक करेक्ट नहीं करते हैं, वो इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। बहुत बच्चों का मैंने इस तरीके से देखा हुआ है, क्वेश्चन उनके आधे तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, अगर आप करते हो तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये वाला लगेगा, बार बार मैं इसे नहीं लिखूंगा, बार बार इसे नहीं समझाऊंगा। एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। एंड एम जी साइन थीटा माइनस एफ के क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू न्यू के इंटू एन, और एन की जगह आ गया एम जी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा न्यू के एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। सो यहाँ से एम हर जगह से कैंसिल हो रहा है, सो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा, जी कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन को देखिए,
इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन न्यू के की वैल्यू आपको गिवन है 1/√3 और थीटा एंगल गिवन है 30 डिग्री। जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। A इक्वल टू जी, जी की वैल्यू अगर हम लोग 10 लेके चल सकते हैं तो 10 ले लेंगे, अगर 9.8 गिवन है तो 9.8 ले लेंगे, जी के फॉर्म में रखना है तो जी के फॉर्म में रख लेंगे। तो यहाँ पर पे आ जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 माइनस न्यू के हो गया 1/√3 और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। सो यहाँ से √3 कैंसिल हो गया। सो एक आ गया 10, 1/2 माइनस 1/2, ये वैल्यू हो गई 0। सो 10 इंटू 0, एक्सलेरेशन आ रहा है 0। ठीक है, तो यहाँ पर पे 0 एक्सलेरेशन यानी कि ए पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पीछे किया था। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी गिवन है एंड आपको एंगल थीटा ये भी गिवन है और आपको मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ब्लॉक पूछा गया है। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन जब यहाँ पर एफ था तो एफ की वैल्यू कितनी थी, mg साइन थीटा, और एफ क्या होता है न्यू एस इंटू एन, या सीधे mg साइन थीटा का यूज करके ये आपको गिवन है, m निकालना है, g की वैल्यू 10 लेके चल सकते हैं, थीटा एंगल आपको गिवन है, इसका यूज करके यहाँ पर भी 30 डिग्री गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की आपकी जरूरत नहीं है, इसका यूज करके मास ऑफ द ब्लॉक आपका सीधे से निकल आएगा, अपने आप से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, पहले बहुत पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन इंक्लाइन प्लेन मैंने रफ कर दिया था, फिर से बनाना पड़ेगा मुझे। कॉपी पेन आप लोग भी लेके चलिए, नोटबुक रखिए, पेन रखिए, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए, देख के कुछ नहीं होता है, देख के समझ में सब आएगा, बस बाद में भूल जाएगा। जब तक आप पेन खुद से नहीं चलाओगे, खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है। तो साथ साथ क्वेश्चंस करते चलिए, एकदम बढ़िया से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात के लिए कुछ भी मत रखिए, अगर आप अभी पढ़ने बैठे हो तो बस इस टॉपिक को आज खत्म करना है, ठीक है। तो आज ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है, अपने आप से क्वेश्चंस करते जाइए, साथ साथ मेरे साथ साथ करते जाइए, देन पूरा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर पे ब्लॉक के विषय में बताया गया है, दो कंडीशंस दी गई हैं, एक केस में नो फ्रिक्शन और एक केस में फ्रिक्शन है। तो जाहिर सी बात है दो केसेस में इस ब्लॉक को वहां से रिलीज किया गया है, दोनों ही केसेस में ब्लॉक ऊपर से लेकर के नीचे तक आता है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो जिस केस में फ्रिक्शन होगा उस केस में ज्यादा टाइम लग रहा होगा, और कितना ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन में गिवन है कि डबल टाइम लग रहा है। सो यहाँ पर पे अगर टाइम t1 लग रहा है, यहाँ पर पे टाइम अगर t2 लग रहा है, तो एक इक्वेशन आपकी सीधे सीधे बन गई, t2 इक्वल टू 2 टाइम्स t1। देखिए सोचने का तरीका एकदम सिंपल तरीके से रखिए तो क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होने लगता है। तो कुल मिला के हमें क्या कॉन्सेप्ट करना है, यहाँ का टाइम निकाल लेना है, इसमें कितना टाइम लग रहा है वो निकाल लेना है, और ये आपके इक्वेशन में फिट बैठा देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। और कुछ करना होगा तो वो देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो यही बात समझ में आ रही है। एम मास का ऑब्जेक्ट है, वो जो फोर्सेस बनाए थे एक बार फिर से बना देते हैं। mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, fs या फिर fk, तो सीधे खाली f लिखा रहा हूं मैं यहाँ पर पे। mg के दो कंपोनेंट हो गए, mg साइन थीटा एंड mg कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कौन सा एंगल थीटा होगा ये बार बार आपको भी सोचने की जरूरत नहीं है, इसे दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ये आपको थीटा 45 डिग्री गिवन है, राइट। तो पहले हम लोग केस लेके चलते हैं जब कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो इसको अभी हम फिलहाल रिमूव कर देते हैं यहां से। सो डाउन द प्लेन सिर्फ एक फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा। सो यहां पर पे फोर्स जो लग रहा है mg साइन थीटा, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए इक्वल टू mg साइन थीटा। सो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g साइन थीटा के एक्सेलरेशन से ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जाएगा। और टाइम कितना लगेगा, टाइम निकालने के लिए ये सपोज डिस्टेंस जो है वो s है,
एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, रेस्ट से रिलीज हुआ है, u इक्वल टू 0 है, s इक्वल टू एस हो गया, टाइम इक्वल टू t1 है, ये हमें निकालना है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगेगा एंड s ऐसे ही रहेगा, ये टर्म 0 हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हाफ a की जगह g साइन थीटा एंड t1 स्क्वायर। अब यहाँ पर दो चीजें की जा सकती हैं, या तो हम यहाँ से t1 निकालें एंड इस इक्वेशन में पुट करेंगे, t2 भी निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, बट उस केस में क्या आ रहा होगा, s आ रहा होगा, और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, सॉल्व करना मुश्किल पड़ेगा। तो बेटर यहाँ से ये लग रहा है कि हम s की वैल्यू यहाँ से भी निकालें, s की वैल्यू इस कंडीशन से भी निकालें और दोनों को इक्वेट कर दें। t1 और t2 आ रहे होंगे, जहाँ पे t2 आ रहा होगा उसकी जगह हम 2 टाइम्स t1 पुट कर देंगे, t1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सेकंड केस की बात करते हैं, फ्रिक्शन वाले केस में। फ्रिक्शन वाले केस में यहाँ पर पे जैसा बताया था, एफ के ऊपर की तरफ लग रहा होगा, एफ के की वैल्यू क्या होगी, न्यू के इंटू एन, बार बार इसको भी करने की जरूरत नहीं है, इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। एन की वैल्यू हो गई एम जी कॉस थीटा, सो एफ के हो गया न्यू के एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अब इस केस में एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, जैसा हम लोगों ने पीछे केस में बात किया था, बात एम जी साइन थीटा माइनस एफ के की जगह न्यू के एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए की वैल्यू हम लोगों ने ऐसे ही निकाली थी पिछले वाले क्वेश्चन में, एम से एम हर जगह कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा, जी भी बाहर ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे बाकी सेम कंडीशन हो गई, s इक्वल टू एस है, u इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू t2 है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लगाएंगे। ठीक है, जो ज़्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट नहीं है उसको मैंने जल्दी से लिख दिया, जल्दी से बोल दिया, परेशान मत होइएगा, कुछ भी दिक्कत लगती है तो बैक करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक में मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यहाँ पर पे भी करेंगे, ये टर्म 0 हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, हाफ a की जगह g साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा t2 स्क्वायर, इतनी चीज आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ तक में। अब जैसे बताया, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में s है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगी, उन दोनों को आपस में इक्वल पुट कर देते हैं, हाफ जी साइन थीटा t1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा t2 स्क्वायर, हाफ जी कैंसिल हो गया, साइन थीटा t1 स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा, t2 की जगह 2 टाइम्स t1, और 2 टाइम्स t1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स t1 स्क्वायर आएगा, और जैसा बताया था कि t1 से t1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया है, साइन थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस 4 न्यू के कॉस थीटा। यहाँ तक एकदम क्लियर है बात। अभी तक मैंने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट नहीं करी है, जस्ट न्यू के फॉर्म में एडजस्ट कर लेते हैं, बाद में पुट कर देंगे, क्या जल्दी है। सो यहाँ से 4 न्यू के कॉस थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड में आया है, 4 साइन थीटा यहीं पे बना रहा, और ये वाला साइन थीटा उधर जाकर के माइनस हो गया। ठीक है, सो यहाँ से न्यू के की वैल्यू आ गई 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा आपस में, सो यहाँ से न्यू के की वैल्यू आ गई 3/4, और ये 3/4 हो गया 0.75, ये आपका आंसर हो गया। दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, बट पहले इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते थे, जब भी, अब देखिए एनटीए वालों ने क्या कर रखा है, इतना हंगामा मचा हुआ है ना, पेपर लीक ये वो सब दुनियादारी। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आप देखिए,
हर एक बच्चे के, बहुत सारे बच्चों के इक्वल मार्क्स आ रहे हैं। इक्वल मार्क्स क्यों आ रहे हैं? उनको लिए पेपर थोड़ा सा आसान पड़ रहा है। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है फिजिक्स वगैरह में, बायो वगैरह का आता होगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। जो चीज़ मेरे लेवल की नहीं है तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, उसमें लेके चलें, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सारे बच्चे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सबके सही होने लगते हैं, यही बात है। और उससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के इक्वल मार्क्स आने लगते हैं, रैंक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होने लगती है। आगे चल करके जैसे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा रिफॉर्म होने लगेगा, सबसे पहली चीज क्या होगी, इस चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। ये जो पेपर जो इतना आसान से आ रहे हैं वो थोड़े से टफ होने लगेंगे, सो दैट रैंक डिस्ट्रीब्यूशन आराम से होने लगे। और जब भी मैंने बोला है हमेशा बहुत बार, जब भी पेपर टफ बनाना होगा, स्पेशली नीट के पेपर, बायो वगैरह तो टफ आती ही है जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे तो टफ लगती है क्योंकि मुझे आती नहीं है, सीधी सी बात है। उन्हें टफ बनाना होगा तो वो फिजिक्स का पेपर टफ बनाने लगेंगे और वहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम होने लगेगी। सो अभी से प्रैक्टिस रखिए, कभी भी एकदम से नीट एग्जाम में फिजिक्स का पोर्शन टफ आ सकता है, और टफ आ गया तो ये जितने हैं टीचर, बस फिजिक्स में बेहतर ध्यान मत दो, ज़्यादा जरूरी नहीं है। बहुत बार सुनते होगे, बस बायो और केमिस्ट्री में 80% फोकस करो, फिजिक्स में बहुत कम फोकस करो, अक्सर सुनने को मिलता है। और बस एकदम से जो है, और कभी फिजिक्स का पेपर टफ आ जाएगा, बड़े बड़े टीचर आएंगे ऑनलाइन, बोलेंगे अरे डॉक्टर बनाने के लिए फिजिक्स का पेपर टफ रखने की क्या जरूरत थी, ये सब नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग के जो भी पेपर टफ आते हैं, या पेपर जो है थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस, हल्का सा एक दो क्वेश्चन आ जाता है, उनके सिलेक्शन रुक रहे होते हैं, तो वो लोग यही करते हैं आकर के, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे। भैया उनके सिलेबस में है, वो कुछ भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो आप भी यही मान के चलिए, आप भी प्रैक्टिस रखिए अपनी तरीके से, ये मत रखिए कि जो है बहुत ही सीधे सीधे वाले क्वेश्चन आएंगे हमेशा। एक दो क्वेश्चन भी टफ आ गए तो आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा। यहाँ पर पे जो डबल टाइम दिया हुआ था, अब डबल टाइम उनको ना दे करके वहां पर पे एक जनरल n टाइम्स दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो अब यहाँ पर पे एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, इसमें भी गिवन है, सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पर पे सब कुछ सेम करेंगे, मैंने रब कर दिया, रब करना नहीं चाहिए था मुझे। यहाँ पर पे T2 इक्वल टू 2 टाइम्स T1, लास्ट टाइम ये गिवन था आपको, और अब की बार गिवन है T2 इक्वल टू n टाइम्स T1, 2 टाइम्स की जगह n टाइम्स गिवन है। सो फर्स्ट केस में जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं था, उस केस में अपनी इक्वेशन क्या बनी थी, हाफ जी साइन थीटा T1 स्क्वायर, राइट। एंड सेकेंड केस, इन केस ऑफ फ्रिक्शन, अपनी इक्वेशन क्या बनी थी, हाफ जी साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा T2 स्क्वायर। इतना तो हम लोग कर चुके हैं। एंड इसके बाद हमने इन दोनों को इक्वेट किया, जी साइन थीटा T1 स्क्वायर इक्वल टू जी टाइम्स साइन थीटा, हाफ यहाँ पर पे भी है, न्यू के कॉस थीटा T2 स्क्वायर। यही किया है हम लोगों ने, सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ जी कैंसिल हो गया था। अब T2 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, T2 की जगह पुट करेंगे n टाइम्स T1, और दोनों का जब स्क्वायर होगा तो n स्क्वायर T1 स्क्वायर आ जाएगा। बस वहां पे 4 आया था, अब यहाँ पर पे n स्क्वायर आ गया है, बाकी ये कैंसिल हो गया। सो यहाँ से अगेन साइन थीटा इक्वल टू n स्क्वायर साइन थीटा माइनस न्यू के n स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे बस n स्क्वायर की जगह 4 था, थोड़ा सा आसान हो गया था, और कुछ नहीं। अब यहाँ से न्यू के वाला टर्म आपको एक तरफ करना है, न्यू के n स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस होगा, सो n स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा, n स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो n स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से आपका न्यू के की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे, n स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई n स्क्वायर कॉस थीटा, यही तो होगा। और जैसा बताया कि इस वाले केस में भी एंगल आपको 45 डिग्री गिवन है, तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ से न्यू के की वैल्यू आ गई
एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इसको भी शायद थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा है, दोनों टर्म को एन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ऊपर लिख देता हूँ, ये टर्म हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, हल्का सा एक्सटेंशन है, तो यहाँ से आपका सेम बना रहेगा। तो दोनों केसेस में जो एक्सेलरेशन आ रहा है, जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा। याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जब जो है कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो कितने एक्सेलरेशन से, सॉरी, जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट या फिर ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, तो वो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फ्रिक्शन होगा तो कितना आएगा, फ्रिक्शन साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन से आपका नीचे जाएगा, हाफ जी तो आपका लगा ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपका कॉन्सेप्ट हो गया एक ये वाला। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरे कहने पे एक और कर लीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने पूरे प्लेन में फ्रिक्शन है या फिर पूरे प्लेन में फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा ही किया है। अब हम लोगों का अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें आधे प्लेन में फ्रिक्शन है और आधे में नहीं है। करते हैं ये वाला क्वेश्चन, मजा आएगा। सो डायग्राम आपका यही चलेगा हर जगह पे, बाकी चीजें रफ कर दी हैं। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपकी बार चेंज है, जहां पर हाफ अपर जो पार्ट है, अपर पार्ट में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, लोअर पार्ट में फ्रिक्शन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया गया है, रिलीज किया गया है, जाहिर सी बात है फ्रिक्शन नहीं है तो वो नीचे की तरफ जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, जी साइन थीटा। याद आ गया, ठीक है। तो देखिए जब क्वेश्चंस करते जाएंगे तो बस कॉन्सेप्ट याद हो जाता है, ठीक है। जब मैंने यही बोला कि अगर आप साथ साथ क्वेश्चन करते जाओगे तो कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा, बार बार एक ही चीज जैसे रिपीट होगी तो दिमाग में आपकी बैठ जाएगी, बार बार आपको निकालना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो जी साइन थीटा से आपका डाउन द प्लेन जाएगा। आधे टाइम तक जो है, आधे टाइम नहीं, हाफ डिस्टेंस विदाउट फ्रिक्शन और हाफ डिस्टेंस विद फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब यहाँ से उसको रेस्ट से रिलीज किया गया, कोई फ्रिक्शन नहीं था, जी साइन थीटा के एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा होगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, मानने वाली बात है। तो हाफ डिस्टेंस तक आते आते उसके अंदर कुछ सर्टेन स्पीड आ जाएगी। आफ्टर दैट यहाँ पर प्लेन में आ गया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आने से क्या होगा, उसकी स्पीड रिड्यूस होने लगेगी, ठीक है। जी साइन थीटा में से कुछ वैल्यू कम होने लगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पर इतना ज्यादा फ्रिक्शन है कि उसने मोशन को इतना ज्यादा अपोज कर दिया कि अगेन जो उसने स्पीड गेन करी थी वो स्पीड बिल्कुल जब यहाँ पर नीचे पहुंचा तो नीचे पहुंचते ही वो ब्लॉक एकदम रुक गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यहाँ पे जाकर के उसने स्पीड गेन करी, इसके बाद स्पीड फिर से रिड्यूस होने लगी और जैसे ही नीचे पहुंचा स्पीड उसकी जो है फिर से 0 हो गई। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी दो पार्ट में डिवाइडर है, टोटल डिस्टेंस को 2s ले लेते हैं, सो दैट हाफ डिस्टेंस s हो जाएगी एंड लोअर हाफ डिस्टेंस भी s हो जाएगी, तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एंगल थीटा आपकी बार 45 डिग्री गिवन नहीं है, जनरल एंगल थीटा है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। लोअर पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले अपर पार्ट में देख लेते हैं कितनी स्पीड आ जाएगी, u इक्वल टू 0, s इक्वल टू s, ठीक है, s डिस्टेंस ट्रेवल किया, a इक्वल टू जी साइन थीटा पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, बार बार नहीं निकालेंगे, इसको भी दिमाग में आप लोग अच्छे तरीके से बैठा लीजिए, ठीक है, तभी आप लोग बड़े क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे। a इक्वल टू जी साइन थीटा हो गया। जहाँ पे हमें अब की बार टाइम को नहीं निकालना है, हमारा एम है वहां पे कितनी स्पीड हो जाएगी। सो यहाँ पर सपोज v1 स्पीड हो जाएगी, v1 हमें निकालना है, ठीक। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। v इक्वल टू v1 स्क्वायर, u तो 0 था, a की जगह हो गया g साइन थीटा और s की जगह s रहेगा। ये हो गया अपर हाफ पार्ट में। अब लोअर हाफ में देखें, वहां पर क्या जो है प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आ रही है। एक्सेलरेशन हमें पता है वहां पे कितना है, g टाइम्स साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा, और ये न्यू के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। s इक्वल टू s है, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार u जो है
इतनी स्पीड से यहाँ से मोशन जो है स्टार्ट हुआ है, हम इस मोशन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ए, बी और सी है तो ए से लेकर के बी तक में हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया। बी पार्ट में स्पीड आ गई v1 स्क्वायर इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू एस। अब यहाँ से हम यहाँ तक का देख रहे हैं, तो ये जो स्पीड आई थी वो अब हो गई इस पार्ट के लिए इनिशियल स्पीड, तो u हो गया v1 के इक्वल, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर पे जा करके v इक्वल टू 0 हो जा रहा है, ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, ये आपको गिवन है। फिर वही इक्वेशन लगेगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब की बार ये टर्म 0 हो जा रहा है, u की वैल्यू v1 है, u स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर दैट इज 2g साइन थीटा इंटू एस प्लस 2a की वैल्यू आ गई g टाइम साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा इंटू एस लगा दिया। 2g कॉमन दिख रहा है, जाकर के डिवाइड हो जाएगा 0 में, 0 आ जाएगा। एस भी कॉमन दिख रहा है, एस भी जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2gs कैंसिल हो चुका है, साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा इक्वल टू 0। ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया न्यू के कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा। सो यहाँ से न्यू के की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ओके, सो यहाँ से न्यू के आ गया 2 टाइम्स टेन थीटा। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा सा आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन जब आपने रीड किया होगा, देखा होगा, अरे पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, हाफ पार्ट में जो है फ्रिक्शन है, हाफ पार्ट में फ्रिक्शन नहीं है। बस इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक चीज को बस हमेशा ध्यान में रखना है, जब फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सीलरेशन है g साइन थीटा, जब फ्रिक्शन है तो उस केस में एक्सीलरेशन है g टाइम्स साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा। तो ये याद रखोगे तो आपका इंक्लाइन प्लेन का कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दिखने वाला है, आपका क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस सिर्फ इक्वेशन बनाने का खेल रह जाएगा, इक्वेशन बनाना आता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे इक्वेशन बनाने के लिए, अगर नहीं देखा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का एक जो टॉपिक है वो मैंने कराया हुआ है, 1.5 आवर का चैप्टर है, उसमें 1.5 घंटे में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए सारे किए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप देखिएगा, सारे के सारे 1.5 घंटे क्वेश्चन, सारे इक्वेशन बनाना सीख जाओगे अगर इसमें कुछ कमी है तो ये वाला आपका इंक्लाइन प्लेन में जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे सारे हो गए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक। इंक्लाइन प्लेन बेस के जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, इसलिए उस टॉपिक को मैंने पहले करा दिया है सो दैट आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाए। आई होप मज़ा भी आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। लेकिन इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन बेस्ड क्वेश्चंस। ये हॉरिजॉन्टल जैसा बना तो नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में देखिए 60 डिग्री एंगल से ये फोर्स F लगाया जा रहा है, यहाँ पर पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m इक्वल टू √3 kg गिवन है, एंड पूछा गया है ये जो एक्सटर्नल फोर्स F है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो जैसे स्टार्ट ऑफ द लेक्चर डिस्कस किया था, जैसे जैसे फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, ब्लॉक की टेंडेंसी राइट हैंड साइड में जाने की है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा होगा, और एक केस में जा करके ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा, और उस केस तक में जा करके ब्लॉक आपका मूव नहीं कर रहा है। तो आपको वही फोर्स निकालना है कि किस केस में जा करके F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सो दैट ये ब्लॉक डज नॉट मूव। ओके, तो यहाँ पर पे F मैक्स फोर्सेस देख लेते हैं और क्या क्या लग रहा है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg डाउनवर्ड लगता है, n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। बस इस केस में ध्यान दीजिएगा n इक्वल टू mg नहीं होगा, यहाँ पर पे F का एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लग रहा है। F फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, इसके दो कंपोनेंट हैं,
एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया f cos 60 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया f sin 60 डिग्री। तो यहाँ पर पे वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो अगर यहाँ पर पे कोई भी वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ब्लॉक डज नॉट मूव, दैट मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, तो जितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उतना ही अपवर्ड फोर्स भी लग रहा होगा। तो डाउनवर्ड फोर्स है mg प्लस f sin 60 डिग्री। और अपवर्ड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। क्वेश्चन देखते ही इस टाइप के क्वेश्चंस में आदत होती है बच्चों की n इक्वल टू mg लिख देने की। तो यहाँ पर पे n इक्वल टू mg नहीं होगा, इस फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट, वो भी वर्टिकल कंपोनेंट भी ऐड करना है आपको, उसे भूलना नहीं है। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ गई mg प्लस f अंडर रूट 3 अपॉन 2। एंड इसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू f max। मैक्स क्या होता है? न्यू इंटू एन, और ये न्यू आपको गिवन है 1/2 अंडर रूट 3। 1/2 अंडर रूट 3 गिवन है और m की वैल्यू गिवन है अंडर रूट 3 kg, और आपको निकालना है f की मैक्सिमम वैल्यू। तो f की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये f की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से आपकी निकलने वाली है। cos 60 डिग्री 1/2 होता है न्यू एस को आपको गिवन है 1/2 अंडर रूट 3 n m इंटू जी। m है आपका अंडर रूट 3 इंटू 10 ले लेते हैं प्लस f अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये इक्वेशन बन गई। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 3f इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 10 या फिर 10 अंडर रूट 3 प्लस f अंडर रूट 3 अपॉन 2। पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 अंडर रूट 3f इक्वल टू 20 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3f। f वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, 2 अंडर रूट 3f माइनस अंडर रूट 3f इक्वल टू 20 अंडर रूट 3। 2 रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 दैट इज अंडर रूट 3f इक्वल टू 20 अंडर रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, f इक्वल टू 20 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। अगेन यहाँ पर पे एक ब्लॉक है, यहाँ पर पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R गिवन है एंड पूछा गया है व्हाट विल बी द वर्क डन। वर्क डन पूछा गया है इन मूविंग अ ब्लॉक अ डिस्टेंस d अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इसका लेफ्ट हैंड साइड में। सो यहाँ पर पे विदाउट एक्सीलरेशन मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसे कांस्टेंट स्पीड से लेकर के जा रहे हैं एंड कांस्टेंट स्पीड से ले जाने में वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना? जितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा F। F जो है कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा। तो ऑब्जेक्ट को विदाउट एक्सीलरेशन लेके जाना है, दैट मीन्स यहाँ पर पे जो फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा, वो जस्ट मूव कर पा रहा होगा, ठीक है। उसकी जो है काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, उसमें एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं हो रहा होगा, तो वो जस्ट मूव कर पा रहा होगा। उस तरीके से हमें उसे लेके जाना है। तो उस केस में न्यू इंटू एन के इक्वल होगा ये, या फिर यहाँ पे R गिवन है F इक्वल टू न्यू इंटू R। अब यहाँ पर पे R इक्वल टू mg पुट करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमें वर्क डन R के फॉर्म में ही निकालना है, तो यहाँ पे हमें R इक्वल टू mg करने की जरूरत नहीं है। तो जितना फोर्स फ्रिक्शनल का लग रहा होगा उतना ही फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, सो दैट वो बहुत ही स्लोली जाते हुए d डिस्टेंस कवर कर लेगा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने वो पढ़ा है पोटेंशियल कैलकुलेट करने में। इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज को लेके आते हैं, धीमे धीमे d डिस्टेंस तक लाते हैं। तो d डिस्टेंस तक लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो उस पॉइंट पे
उस चार्ज का पोटेंशियल हो जाता है। हमें उसको लेके जाना है कांस्टेंट स्पीड से एंड डी डिस्टेंस कवर करनी है। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, न्यू इंटू आर का, और न्यू इंटू आर का फोर्स हो गया, डी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो न्यू इंटू आर इंटू डी, ये आपका वर्क डन आ गया। 2 kg का ये ब्लॉक है, m इक्वल टू 2 kg। इसको एक सर्टेन स्पीड u से मूव कराया गया है। आगे जाकर के ये फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। फिलहाल उसको 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया गया है। फाइनल स्पीड हो जाती है 0 और टाइम लगता है 10 सेकेंड्स का। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये आपको निकालना है न्यू के, ठीक है। तो ये यू की स्पीड से जा रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की लग रहा होगा, एंड ब्लॉक मूव कर रहा है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। एफ के इक्वल टू न्यू के इंटू एन, एन यहाँ पर पे एम जी के इक्वल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन इक्वल टू एम जी, तो एफ के क्या हो गया, न्यू के एम इंटू जी। तो यहाँ पर पे जो अप्रोच कर रहा है, ऑब्जेक्ट के पास एक इनिशियल स्पीड है, वो आगे जा करके ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जा रहा है, तो डेफिनेटली पीछे की तरफ उसमें एक फोर्स लग रहा होगा जो उसके मोशन को अप्रोच कर रहा होगा, और वो फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। कितना लग रहा है, न्यू के एम इंटू जी, एंड फोर्स आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया एफ के अपॉन एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, न्यू के इंटू जी। अब ये जो एक्सेलरेशन आया है, ये एक्सेलरेशन जो है निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि मोशन हो रहा है राइट साइड में और इसकी स्पीड जो है डिक्रीज होती जा रही है, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के साइन के साथ आएगी, माइनस न्यू के इंटू जी, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी हो गया 0, u हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ए की वैल्यू माइनस में है, न्यू के इंटू जी, टाइम जो है आपको 10 सेकेंड गिवन है, तो यहाँ पे न्यू के की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 10 जी। जी को अगर हम लोग 10 लेकर के चलेंगे तो 10 इंटू 10 दैट इज 100, तो यहाँ से 0.06 ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है। फोर्स कौन सा होगा, जनरली यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वही फोर्स होगा, और उससे जो है आप एक्सेलरेशन निकालोगे। एक्सेलरेशन से क्या करोगे, मास से डिवाइड कर दोगे, एक्सेलरेशन निकल आएगा, और कोई आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो रही होगी और उससे लेकर के आपकी जो भी वैल्यू निकालनी है वो निकल आएगी। इस टाइप के ही क्वेश्चंस रहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का यूज करके जो एक्सेलरेशन है वो निकाला जाता है, एंड जब एक्सेलरेशन आ जाता है तो उसको जो है किसी इक्वेशन ऑफ मोशन में डिपेंडिंग अपॉन डाटा, अगर टाइम ना लेकर के डिस्टेंस दी होती तो हम दूसरी इक्वेशन यूज कर रहे होते, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो डिपेंड करेगा कौन सा डाटा गिवन है, क्या गिवन है और क्या निकालना है, उस पे बेस आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके जो भी निकलना है वो आपका निकल आता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसे आपको अपने आप से करना है। यहाँ पे कार है 72 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जाकर के रेस्ट पे आ जाती है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। कन्वर्ट करके आंसर निकाल करके जो भी आंसर आ रहा है कमेंट करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है सही। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, इस क्वेश्चन में और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी किया था उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहां पर पे इनिशियल स्पीड गिवन थी, अब की बार मोमेंटम गिवन है। मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी। तो मोमेंटम गिवन है, यानी कि एक तरीके से उसकी इनिशियल स्पीड गिवन है, u कितना हो जाएगा, P अपॉन एम। यहाँ पर पे u जो हम लोगों ने लेके चले थे 6 मीटर पर सेकेंड, वो कितना हो जा रहा है, P अपॉन एम। एम तो आपका एम ही रहेगा। यहाँ पर पे आपको टाइम गिवन था, जैसा मैंने डिस्कस किया कि टाइम ना गिवन होकर के आपको अब की बार डिस्टेंस गिवन हो सकती है। यहाँ पर पे टाइम की जगह डिस्टेंस है x, तो बाकी सब कुछ आपका सेम है, बस ये इक्वेशन आप ये वाली यूज नहीं होगी। अब क्या यूज होगा, आपकी इनिशियल स्पीड पता चल गई, फाइनल स्पीड 0 है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as
आप इसका यूज करोगे, v 0 हो गया, u कितना हो गया, u स्क्वायर दैट इज p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस 2a सेम रहेगा, न्यू के इंटू जी इंटू एस की जगह आ गए x। ठीक है, यहाँ से 2 न्यू के जी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और यहाँ से न्यू के आ गया पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g एक्स एम स्क्वायर गया, g गया, x गया, 2gx और m स्क्वायर पहले से था। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स P लग रहा है, मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन टू बी 40 kg। तो आपको पता है यहाँ पर mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड, तो n इक्वल टू mg होता है, ये आपको पता ही है। क्वेश्चन में गिवन है फोर्स P अप्लाइड सच दैट मोशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। तो जस्ट अगर मोशन स्टार्ट हो गया है तो एफ मैक्स जो है न्यू इंटू एन के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू न्यू एम जी, और मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है दैट मीन्स पी जो है एफ मैक्स के इक्वल होगा। मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है दैट मीन्स जितना फोर्स ये लग रहा है उतना ही फोर्स एफ मैक्स है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा है और मोशन जस्ट स्टार्ट हो गया है, अभी एक्सीलरेशन नहीं है, जस्ट मोशन स्टार्ट हुआ है, अभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है, उसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्स P कितना आ गया, यहाँ पर दो डेटा और गिवन है, न्यू एस की वैल्यू गिवन है 0.5 और न्यू के की वैल्यू गिवन है 0.4। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे न्यू एस, क्योंकि अभी मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो यहाँ पर न्यू एस हम लोग यूज करेंगे। न्यू एस की वैल्यू है 0.5, m 40 kg गिवन है और g की वैल्यू 10 लेने को कहा गया है, तो 0.5 इंटू 10 हो गया 5, 5 इंटू 40, 200 न्यूटन का फोर्स राइट हैंड साइड में लग रहा है। अब देखिए मोशन जस्ट स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स अब ये ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में जाने लग गया, राइट हैंड साइड में जाने लग गया, दैट मीन्स इसमें एक एक्सेलरेशन a आ गया जो कि हमें फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? अब जब मोशन स्टार्ट हो गया है तो इस केस में अब जो है हम एफ मैक्स में अब लेकर के अब हम लेंगे एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो व्हेन मोशन स्टार्ट्स, जब मोशन स्टार्ट होगा तो मैंने क्या बताया था, आप देखिए कि कौन सा फोर्स है जो मोशन को क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जब मोशन स्टार्ट होता है तो जो पी फोर्स लग रहा था वो पी फोर्स लगता रहता है, दैट मीन्स 200 न्यूटन का फोर्स राइट हैंड साइड में स्टिल अभी भी लग रहा है, उसको रिमूव नहीं किया गया है। तो राइट हैंड साइड में 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बनाया रहा है। एंड एफ के का फोर्स ये लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है मोशन को अपोज करने के लिए। एफ के कितना है, न्यू के इंटू एन, एन है एम जी के, अब की बार न्यू के है 0.4, एम हो गया 40 इंटू 10, 4 इंटू 40 दैट इज 160 न्यूटन। तो 160 न्यूटन का फोर्स से फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है। 200 न्यूटन पी का फोर्स राइट हैंड साइड में लग रहा है, एफ के 160 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है, तो नेट फोर्स राइट हैंड साइड में कितना हुआ, 200 माइनस 160 दैट इज 40 न्यूटन। तो ये 40 न्यूटन का फोर्स राइट हैंड साइड में लग रहा है, एंड ये 40 न्यूटन के फोर्स से हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन m इंटू ए इक्वल टू 40। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहीं से एक्सीलरेशन आप निकाल लोगे 40 डिवाइडेड बाई m, m की वैल्यू भी 40 है, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर पे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा है, उसका यूज करके हमने निकाल लिया कितने फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, कितना फोर्स उस ब्लॉक के ऊपर लगाया जा रहा है। एंड आफ्टर दैट जब मोशन स्टार्ट हो गया तो उसमें ब्लॉक में लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, और जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, स्मॉलर होता है। तो यहाँ पर पे जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर जो आपका पी फोर्स था 200 न्यूटन था, अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है 160 न्यूटन है। तो नेट फोर्स राइट हैंड साइड में लग रहा है 40 न्यूटन, एंड नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन करके एक्सीलरेशन आपने निकाल दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत पहले कभी आया भी हुआ है। इस क्वेश्चन में एक टेबल में एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है m1, उसे एक कनेक्ट किया गया है एक रोप से जो कि एक पुली में से होते हुए नीचे एक ब्लॉक को उसमें हैंग किया गया है। ब्लॉक का मास है m2। m2 का मास इतना सफिशियंट है कि वो m1 मास को अपनी तरफ पुल कर ले रहा है। तो दैट मीन्स ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा ए एक्सीलरेशन से, तो सेम एक्सीलरेशन से ये राइट हैंड साइड में मूव करेगा। अब ये राइट हैंड साइड में मूव कर रहा होगा तो इसमें लग रहा होगा एक बैक साइड में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, राइट। और क्या फोर्स लग रहा होगा, जब भी रोप होती है तो एक रोप में टेंशन डेवलप होती है, दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और अवे फ्रॉम द ब्लॉक। तो टी टेंशन यहाँ पे और सेम टी टेंशन यहाँ पर पे। एंड इसके अलावा m1g वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, ये सारे फोर्सेस यहाँ पर पे लग रहे हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है, तो यहाँ पे दो अननोन हो सकते हैं यहाँ पर पे, एक टेंशन और एक्सीलरेशन, तो दोनों चीजें यहाँ पे फाइंड आउट की जा सकती हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है। तो अब इस ब्लॉक की बात करें m2 ब्लॉक की, m2 ब्लॉक में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका मोशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जिस तरफ मोशन हो रहा होता है उस साइड में हम देखते हैं नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है फॉर ब्लॉक m2 m2g डाउनवर्ड माइनस t अपवर्ड, दैट इज नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा मास, जिस मास की हम लोग बात कर रहे हैं। m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, यहाँ से a आ गया m2g माइनस टी डिवाइडेड बाई m2। ए हमें नहीं निकालना है, हमें टेंशन निकालनी है, तो हम a को एलिमिनेट करेंगे। और अब हम आते हैं फॉर ब्लॉक m1 n इक्वल टू mg m1g, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पे fk इक्वल टू न्यू इंटू n की जगह m1g, तो न्यू m1g हम सीधे सीधे पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पे न्यू के है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर पे यूज कर रहे हैं। और क्या फोर्सेस लग रहे हैं, राइट हैंड साइड में मोशन हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में नेट फोर्स कितना है, T माइनस एफ के इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन m1a। अब ये a की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली थी इसमें पुट कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं या फिर यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, सबसे अच्छा रहेगा। T माइनस एफ के न्यू के m1g इक्वल टू m1 इंटू a की वैल्यू m2g माइनस टी डिवाइडेड बाई m2। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, नहीं भी दे रहा होगा तो अपने आप से वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे पुट करनी है, अपने आप से कर लीजिए, कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्व करिए। पूरी इक्वेशन में m2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि m2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो m2t माइनस न्यू के m1 m2g, इसमें भी m2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी हुआ, और इसमें m1 m2g माइनस टी
डिवाइडेड बाय m2 था, उसको मल्टीप्लाई बाय m2 से कैंसिल हो गया। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, इस a को मैं यहाँ से रिमूव करके इधर लिख देता हूँ। सो m2t माइनस न्यू के m1 m2g इक्वल टू m1 m2g माइनस m1t। t निकालना है, t वाले टर्म एक तरफ करेंगे, बाकी टर्म दूसरी तरफ करेंगे। दोनों में t है, m1 इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, m1 प्लस m2t दैट इज इक्वल टू m1 m2g, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। m1 m2g ये कॉमन है दोनों में, यहाँ पर बचेगा 1 और इस वाले टर्म में बचेगा न्यू के। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 1 प्लस न्यू के m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपका आंसर आ गया। मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन गिवन है इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस आना बंद है, लेकिन फिलहाल कभी भी आना स्टार्ट हो सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस बना के रखिए। कोई भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे और आप नहीं कर पा रहे हो तो दैट मीन्स आपके पढ़ाई बहुत ही वीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस करना आना चाहिए, कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन का कॉन्सेप्ट, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हाईएस्ट लेवल के बन सकते थे वो आपके हो गए हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं बनेंगे। अब हम लोग आते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें किसी ब्लॉक को इस तरीके से एक वॉल में एक फोर्स लगा करके होल्ड किया गया है। सपोज ये आपका एक ब्लॉक है और उसमें हमने एक फोर्स लगा करके उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, दिखने में बहुत ही टफ जैसा लग रहा होता है, लेकिन बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। बच्चों भी ये वाला क्वेश्चन देखिए, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, बट अब की बार इसमें एक्सीलरेशन पूछा गया है, टेंशन नहीं पूछी गई है। तो जैसा मैंने अभी बताया था, दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं, एक्सीलरेशन भी और टेंशन भी। तो इस टाइप का ये सिस्टम है, ये ब्लॉक है m1 मास का, 2 kg मास गिवन है। ये ट्रॉली है m2 मास, ये 10 kg की है, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ट्रॉली इज 0.05, राइट। तो यहाँ पर पे फोर्सेस जैसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर पे m1g डाउनवर्ड लग रहा होगा, टेंशन T ऊपर की तरफ, सेम टेंशन T यहाँ पर पे अवे फ्रॉम द ट्रॉली, और इसका मूवमेंट ये नीचे की तरफ जा रहा होगा एक एक्सीलरेशन से, और सेम एक एक्सीलरेशन से ये ट्रॉली राइट हैंड साइड में मूव कर रही होगी, और उसको अप्रोच करने के लिए ट्रॉली के पहियों में फ्रिक्शन लग रहा होगा Fk, which is equal to nu k into n in the backward direction or in the left hand side. ओके, सो जैसे अप्रोच करते हैं इसमें वैसे ही अप्रोच करेंगे। यहाँ पर पे इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, m1g डाउनवर्ड मोशन है, तो डाउनवर्ड नेट फोर्स कितना लग रहा है, m1g माइनस t दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन m1a। अब की बार यहाँ पर पे हम लोगों का एम एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हम लोग टेंशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ से टेंशन आ गई m1g माइनस m1a, ठीक है। टेंशन निकालने की हमें जरूरत नहीं है, हम टेंशन को एलिमिनेट करेंगे और अब की बार एक्सेलरेशन निकालेंगे। इस इक्वेशन को देखते हैं, m2 या फिर ट्रॉली को, राइट हैंड साइड में t का फोर्स और लेफ्ट हैंड साइड में फ्रिक्शन फोर्स Fk, सो T माइनस Fk इक्वल टू m2a। T की ये वाली वैल्यू में यहाँ पर पुट कर देते हैं, m1g माइनस m1a माइनस Fk हो जाएगा न्यू के इंटू n, और n क्या होता है, यहाँ पर वर्टिकली और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, m2g और ये n, सो n इक्वल टू m2g, सीधे सीधे यहीं पर पे पुट कर देते हैं।
राइट। ए के टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, m1 प्लस m2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, m1 प्लस m2 ए इक्वल टू m1 माइनस न्यू के m2 जी। ठीक है, तो यहां से एक्सीलरेशन ए आ गया m1 माइनस न्यू के m2 जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां पर पे एक्सीलरेशन जीरो कब होगा, जब m1 जो है न्यू के इंटू m2 के इक्वल होगा। एक क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि अगर यहाँ पर पे ट्रॉली को रोक के रखना है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए सरफेस और ट्रॉली के व्हील्स के बीच में। तो यहाँ पर पे m1 माइनस न्यू के m2 इक्वल टू 0 और न्यू के आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाई m2। ठीक है, m1 डिवाइडेड बाई m2 जितना होगा अगर न्यू के, दैट मीन्स यहाँ पर पे m1 है आपका 2 kg, m2 है 10 kg, तो 0.2 अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो ये ट्रॉली आगे की तरफ नहीं जाएगी। फिलहाल यहाँ पर पे देखिए न्यू के की वैल्यू 0.05 है, मच लेस देन द 0.2, तो ये ट्रॉली आगे की तरफ जा रही है, सिस्टम आपका एक्सीलरेशन मोशन में है। कितना एक्सीलरेशन है वो हमें फाइंड करना है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू 2 है, 0.05 इंटू 10, जी की वैल्यू 10 लेने को कहा गया है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये 12 हो गया, 2 माइनस 0.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, 2 माइनस 0.5 आ गया 1.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, ये 15/12 आ जाएगा, 5/4, ये आपका आंसर आ रहा है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों हम लोगों ने फ्रिक्शन को इंक्लाइन प्लेन में भी देख लिया और काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसमें फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टली लग रहा है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पर भी चेंज करते हैं, फ्रिक्शन को ले आते हैं वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में कैसे आएगा, जहां पर पे एक वॉल होगी, वॉल में एक या फिर दो या फिर तीन जितने भी ब्लॉक लगाने हैं उनको यहाँ पर पे रोक के रखना होगा और रोक के रखने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, ऐसे तो रुकेगा नहीं। तो यहाँ पर पे वॉल और ब्लॉक के बीच में कुछ फ्रिक्शन फोर्स होगा और इस तरीके से जब हम फोर्स लगा रहे होंगे तो आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स तभी वर्क करता है जब वहां पर पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो। क्यों, क्योंकि Fs या फिर Fk जो भी है दैट इज न्यूएस इंटू एन। तो यहाँ पर पे अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही नहीं होगा तो यहाँ पर फिर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स तभी वर्क करेगा जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में और वर्टिकल मोशन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ग्रेविटी की वजह से आ जाता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वजह से आ जाता है। फिलहाल यहाँ पर पे अगर हम देखें तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो नीचे लग रहा है mg, अगर m मास का ऑब्जेक्ट है तो, है ना, तो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे आता है, कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से। तो कॉन्टेक्ट जो सरफेस होता है वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो फिलहाल वो फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर पे F का एक फोर्स लगाया जाएगा। तो वही F का फोर्स ब्लॉक जो है वॉल के ऊपर लगाएगा एंड वॉल रिएक्शन फोर्स में ब्लॉक के ऊपर अगेन वही फोर्स लगाएगी। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है ब्लॉक के ऊपर, हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हुआ, इस ब्लॉक ने वॉल के ऊपर, ये वॉल है यहाँ पर पे, ब्लॉक ने वॉल के ऊपर सेम F का फोर्स लगाया इस साइड में एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो वॉल है वो ब्लॉक के ऊपर देन अगेन यहाँ पर पे F का फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर पे कितने भी जो है ब्लॉक्स लगे हों, 1 2 3, है ना, अगर आपने जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो एक्सटर्नल फोर्स ही नॉर्मल फोर्स के तरीके से सब जगह वर्क करेगा, क्योंकि वो F का फोर्स एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आइए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 0.1 kg गिवन है, F 5 न्यूटन लगाया जा रहा है एंड न्यू की वैल्यू है 0.5 और यहां पर पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पूछी गई है
यहाँ पे ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, नीचे की तरफ जाने की, और नीचे की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसको नीचे जाने से रोक रहा होगा। सो यहाँ पर पे अगर हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने में देखिए दो बच्चे अगर रखे जाएं तो दो बच्चे में से एक बच्चा क्या करेगा, सर यहाँ पर पे अगर कोई भी मोशन नहीं हो रहा है तो मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स mg के इक्वल होना चाहिए, F शुड बी इक्वल टू mg। एक ऑप्शन तो ये हो गया। वहीं एक दूसरा बच्चा है जिसने एक फॉर्मूला जो है याद कर रखा है, F इक्वल टू न्यू इंटू एन। वो बोलेगा सर F की वैल्यू होती है न्यू इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है तो आखिर क्यों दिया हुआ है ना, तो F की वैल्यू होती है न्यू इंटू एन। और अभी आप बोल रहे थे कि जो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर पे एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, न्यू की वैल्यू हो गई 0.5 और इसकी वैल्यू हो गई 5, तो 2.5 न्यूटन ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। वहीं जो दूसरा बच्चा है वो कह रहा है कि जो है फ्रिक्शनल फोर्स को, जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसको बैलेंस करना है। सो उसको बैलेंस करने के लिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया 0.1 और ग्रेविटी अगर 10 नहीं दी गई है तो 9.8 ले लेते हैं, सो 0.98 न्यूटन ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है फ्रिक्शन का क्या काम है, मोशन को अप्रोच करना। सो मोशन को अप्रोच करना, तो यहाँ पे मोशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पे मोशन को जो प्रोवाइड कर रहा है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू है m इंटू जी। इससे ज्यादा का फोर्स नीचे की तरफ नहीं लग रहा है, तो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए स्टार्ट में बताया था जितना फोर्स लग रहा होता है फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अप्रोच करने के लिए उतना ही लगेगा। उससे ज्यादा लगने लगेगा तो ये ब्लॉक ऊपर अपने आप नहीं जाने लग जाएगा, क्या ब्लॉक अपने आप से ऊपर जाएगा, नहीं जाता है ना। सो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा जितना उसको मोशन को अप्रोच करने के लिए चाहिए। ये वैल्यू तब लगती है जब आपका mg जो है इस वैल्यू से अगर ज्यादा होता, देन यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती। ठीक है, ये होती है F इक्वल टू न्यू एस इंटू एन, ये फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू कब लगती है, जब मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला होता है। फिलहाल यहाँ पे मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला नहीं है, यहाँ पर पे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट 0.98 न्यूटन है, बस उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 0.98 न्यूटन का, 2.5 न्यूटन का नहीं लगेगा। ये आंसर नहीं होगा आपका, ये आंसर होगा। आगे बात समझ में अच्छे से। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पे दो ब्लॉक्स हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ब्लॉक था, दो ब्लॉक्स हैं। वेट ऑफ द ब्लॉक ए 20 न्यूटन है, वेट दिया हुआ है, मास नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। वेट ऑफ द ब्लॉक बी 100 न्यूटन है, और इसको रोकने के लिए यहां से F का फोर्स लगाया जा रहा है। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर पे बिटवीन द ब्लॉक्स न्यू1 से डिनोट कर देते हैं, 0.1 है, और यहाँ पर पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक बी एंड द वॉल इज 0.15, ये गिवन है। सो लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ी थी। आइए देखते हैं यहाँ पर पे जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। सो मोशन हो रहा है तो ब्लॉक्स की टेंडेंसी अगर देखें, अगर ये ब्लॉक ए नीचे जाने की टेंडेंसी रखता है, इसका जो है वेट WA नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसके नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी है। इसको अपोज करने के लिए F1 ऊपर की तरफ लग रहा होगा ब्लॉक ए में। सेम एक्शन रिएक्शन की वजह से F1 ब्लॉक बी में नीचे की तरफ लग रहा होगा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स किस तरीके से वर्क करता है, अगर यहाँ पर पे हमने F का फोर्स लगाया तो इसकी टेंडेंसी है राइट साइड में जाने की ब्लॉक की, तो ब्लॉक में राइट साइड जाने की टेंडेंसी की वजह से ब्लॉक में फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, एंड सेम फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड में या फिर सरफेस में आगे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स तब लगते हैं जब दो सरफेस या दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होते हैं। तो कांटेक्ट में होने की वजह से अगर एक ऑब्जेक्ट ये सरफेस जो है ब्लॉक में फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है, देन ब्लॉक सरफेस के ऊपर सेम फ्रिक्शन का फोर्स सेम टाइम में आगे की तरफ लगा रहा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो यहाँ पर पे ब्लॉक ए और बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, अगर बी जो है ए के ऊपर F1 फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है,
तो ए जो है बी के ऊपर F1 फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा होगा। वेट ऑफ द ब्लॉक बी डब्ल्यू बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर पे फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर पे फ्रिक्शन एक ब्लॉक बी में ऊपर की तरफ लग रहा है F2 बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक बी। सो अगर यहाँ पर पे मोशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ब्लॉक ए को अगर हम देखें तो इसमें एक फोर्स F1 ऊपर की तरफ लग रहा है एंड वेट ऑफ द ब्लॉक ये नीचे की तरफ लग रहा है। सो F1 शुड बी इक्वल टू WA, ये होगा। दैट मीन्स F1 कितना आ गया, सीधे सीधे 20 न्यूटन, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से ब्लॉक बी को देखें, इसमें दो फोर्सेस नीचे लग रहे हैं और एक फोर्स ऊपर लग रहा है। सो F1 प्लस WB ये किसके इक्वल है, F2 के इक्वल है, और यही F2 हमें निकालना है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक बी एंड द वॉल। तो ब्लॉक बी एंड द वॉल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, F2 है, यही हमें निकालना है। F1 हो गया 20, WB हो गया 100, सो 120 न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली जो हमने कराए हैं इसी टाइप का क्वेश्चन घूम फिर के आता है। कुछ नया क्वेश्चन आए तो उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी। एंड थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन और इंक्लाइन प्लेन में अच्छे क्वेश्चंस तो किए हुए हैं, पर थोड़ा सा अब और अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो थोड़ा सा बहुत पहले जेईई में आए हुए हैं, तो कभी भी नीट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। एडवांस, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। बच्चों क्वेश्चंस बड़े नहीं रहेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट रहेगा। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पे एक सिलेंडर की बात की गई है। सिलेंडर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, वर्टिकली प्लेस्ड है, और यहाँ पर पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कितनी एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट करें सो दैट ये ब्लॉक अपनी जगह पे स्टेशनरी रहे। ओके, सो जाहिर सी बात है यहाँ पर पे ब्लॉक यहाँ पे अगर रखा हुआ है, इसके कांटेक्ट में है और ये वर्टिकली प्लेस्ड है, तो वर्टिकली प्लेस्ड होने की वजह से इसमें वेट ऑफ द ब्लॉक की वजह से उसकी डाउनवर्ड जाने की टेंडेंसी होगी। तो यहाँ पर पे उसका फोर्स अगर मास m है तो mg उसका वेट हो गया जो कि डाउनवर्ड लग रहा होगा, एंड उसको अप्रोच करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फ्रिक्शनल फोर्स तभी वर्क करता है जब यहाँ पर पे एक कांटेक्ट फोर्स हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो। तो यहाँ पर पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमें मिल तो रहा है, कैसे मिल रहा है, इसके सिलेंडर के रोटेट करने की वजह से। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक ग्लास को उल्टा करके बहुत तेजी से घुमाया जा रहा होता है, तो उसमें जो भी अंदर लिक्विड होता है, जनरली वाइन प्लेस होती है, तो जो भी लिक्विड है उसके अंदर वो नीचे गिर नहीं रहा होता है। बहुत तेजी से रोटेट करने की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है, और जो भी ग्लास या कंटेनर है जिसको रोटेट किया जा रहा है उसके सरफेस और लिक्विड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ड्रैग फोर्स हो गया, एंड वो वेट को मैनेज कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, और वो लिक्विड नीचे की तरफ नहीं गिरता है। तो सेम यही पे चीज हो रही है, जिसको रोटेट करने की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल रहा है दैट इज इक्वल टू, जब भी कोई चीज रोटेट होगी, सर्कुलर मोशन हो रहा है, पूरा जो है एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इसे रोटेट करोगे, इसका ब्लॉक का या फिर इस पॉइंट का, यहाँ पर पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर आप मोशन देखोगे तो ये एक राउंड 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 ऐसे घूम रहा है। तो राउंड घूमने की वजह से यहाँ पे सर्कुलर मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ तो एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स एक नॉर्मल रिएक्शन को प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जनरल वैल्यू क्या होती है, mv² अपॉन r, ये होती है। और या फिर अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में चले तो v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, तो वैसे तो ये सीधे सीधे याद होना चाहिए mr ओमेगा स्क्वायर, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये राउंड राउंड रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट
इसके रोटेशन की वजह से ये जो पॉइंट है एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर पे ब्लॉक का मास m गिवन है 10 kg, रेडियस r गिवन है 1 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1। ठीक है। अब सिंस देयर इज नो मोशन, यहां पर पे F जो है दैट इज इक्वल टू न्यू इंटू एन, दैट इज शुड बी इक्वल टू m इंटू जी। ये होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स वेट ऑफ द ब्लॉक को बैलेंस करेगा और n की वैल्यू यहां से कितनी है, n हमने निकाला है एम आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। m से m कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g डिवाइडेड बाई न्यू इंटू आर। क्वेश्चन में बोला गया है g को 10 लेने के लिए 0.1 इंटू 1, तो ये आपका पॉइंट हटा के 100 हो गया। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 100, सो ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। तो बस कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगना चाहिए, और फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए तो वहां पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चाहिए होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है। वर्टिकल मोशन में कैसे मिल रहा था, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे। हॉरिजॉन्टल मोशन में कैसे मिल रहा है, सीधे सीधे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वजह से, है ना। और इंक्लाइन प्लेन में कैसे मिल रहा था, वहां पर पे mg cos थीटा था, है ना। जो वेट था उसका जो है एक कंपोनेंट, वो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस कर रहा था। तो अलग अलग जगह पर पे आपका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है अलग अलग मेथड से प्रोवाइड हो रहा होगा, जस्ट उसको ध्यान देने की बात है। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर पे इस चेन को हैंग किया गया है। अब पूछा गया है कि मैक्सिमम ये लेंथ कितनी हो सकती है, परसेंटेज में पूछा गया है। सपोज ये x लेंथ है, तो ये परसेंटेज में कितना होगा टोटल लेंथ के परसेंटेज में, सो दैट ये जो चेन है वो नीचे की तरफ स्लाइड ना करे, नीचे की तरफ उसका मूवमेंट ना हो। क्या हो रहा है यहाँ पर पे, चेन का एक मास होगा, इतने मास की वजह से, इतने चेन के वेट की वजह से, ये जो उसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ W, इसकी टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ जाने की। और यहाँ पर पे जो इतनी लेंथ है जो कि टेबल के सरफेस के कांटेक्ट में है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर पे जो बोला है कि जो चेन है कितनी मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए सो दैट चेन डज नॉट मूव, दैट मीन्स जस्ट यहाँ पर पे मोशन स्टार्ट होने वाला है। अब मोशन स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पर पे फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एफ मैक्स इक्वल टू न्यू इंटू एन। अब जहां पर पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है तो वो कितने पे लग रहा है, इतनी चेन के मास पे लग रहा है। तो हमें इतनी चेन का मास चाहिए होगा, उतने पे ही जो है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये जो है W1 ले लेते हैं इसको, और इसको अगर हम W2 ले लेते हैं तो, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, N इक्वल टू W2 मास, सॉरी वेट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द चेन दैट लाइज अबाउट द सरफेस ऑफ टेबल। ठीक है। तो हमें ये मास चाहिए, इसका वेट चाहिए, और हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, ये लेंथ निकालनी है जो हैंग हो रही है x। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पे यूनिफॉर्म चेन दी हुई है, तो हमें इसके मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ के हिसाब से इस क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लेट टोटल लेंथ ऑफ द चेन इक्वल टू L, और जो हैंग हो रहा है हैंगिंग लेंथ दैट इज इक्वल टू x। रिमेनिंग कितनी हो गई, L माइनस एक्स, है ना। टोटल लेंथ L थी, उसमें से x जो है हैंग कर रही है, तो रिमेनिंग जो टेबल के सरफेस पे है वो कितनी हो गई, L माइनस एक्स। इस हैंगिंग लेंथ का मास कितना होगा, लेट टोटल मास ऑफ चेन इक्वल टू m। टोटल मास अगर इसका m है तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया,
मास पर यूनिट लेंथ हो गया m/l। हो गया कि नहीं हो गया? मास हो गया m, लेंथ हो गई l, तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया m/l। ये क्या डिनोट कर रहा है? 1 यूनिट लेंथ का मास कितना है। अगर हमने 1 यूनिट लेंथ की चेन ली तो उसका मास कितना है। तो अगर 1 यूनिट लेंथ की चेन का मास कितना है तो x यूनिट चेन का मास कितना होगा? x से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक टॉफी अगर इतने रुपए की आती है तो x टॉफी कितने रुपए की आएगी? इतने मल्टीप्लाइड बाई x। तो यहाँ पर पे हैंगिंग लेंथ का मास कितना हो गया? हैंगिंग लेंथ का मास हो गया m/l इंटू एक्स, राइट। और जो रिमेनिंग है लेंथ है उसका मास कितना हो गया? ये मास है, लेंथ नहीं है। रिमेनिंग लेंथ मास m/l मल्टीप्लाइड बाई l माइनस एक्स। लेंथ थी l माइनस एक्स, तो l माइनस एक्स से मल्टीप्लाइड किया। तो ये मास हमारे पास आ गया, तो उसका हमें वेट निकल आएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। सो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? न्यू इंटू एन। और न्यू इंटू एन किसके इक्वल होगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स इस वेट को बैलेंस कर रहा है। ये वेट है W1 जो चेन को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एफ मैक्स लग रहा है, राइट। तो एफ मैक्स किसके इक्वल होगा? न्यू इंटू एन के इक्वल होगा। और इन जनरल तो न्यू इंटू एन के इक्वल हो गया, बट स्पेसिफिकली यहाँ पर पे ये जो हैंगिंग वेट है उसके इक्वल होगा। और यहाँ पर पे एन किसके इक्वल है? एन है वेट W2 के इक्वल। W2 इस मास की वजह से आ रहा है, ये वाला मास जो हमने रिमेनिंग लेंथ का मास निकाला है m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी, है ना। वेट के लिए जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू W1। W1 कितना होगा? m/l x इंटू जी। आगे बात समझ में? ये हैंगिंग लेंथ का मास है, इसमें हैंगिंग लेंथ के मास में W1 के लिए इसमें G से मल्टीप्लाई करेंगे तो W1 आ जाएगा। और इसके मास के लिए ये जो रिमेनिंग लेंथ का मास आया है, रिमेनिंग लेंथ मास, इसमें G से मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। सो यहां से आपका G से G तो कैंसिल हो गया, m/l भी कैंसिल हो गया। क्या बचा? न्यू इंटू l माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए है x/l की वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमें फाइंड करना है। फ्रैक्शन लिखा हुआ है बट जो ऑप्शंस दिए हैं वो परसेंटेज में गिवन है, इसलिए 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहां से x डिवाइडेड बाई l माइनस एक्स इक्वल टू न्यू। और x/l की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हर एक टर्म में l से डिवाइड कर देते हैं। x/l डिवाइडेड बाई l/l माइनस x/l इक्वल टू न्यू। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में l से डिवाइड किया है। ओके, थोड़ा सा रब कर देते हैं जगह बनाने के लिए। सो यहाँ पर पे x/l जो आ रहा है बार बार, जो हमें चाहिए है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो ये क्या हो गया? x/l 1 माइनस x/l, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। न्यू की वैल्यू गिवन है 0.25। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। x/l इक्वल टू 1 का 0.25 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस x/l का भी 0.25 से मल्टीप्लाई होगा। जस्ट कैलकुलेशन है थोड़ा सा। अब 0.25 x/l यहाँ पे x/l से जाकर के ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.25 दैट इज 1.25 इंटू x/l इक्वल टू 0.25। तो यहाँ से x/l की वैल्यू कितनी आ गई? 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25। और यहाँ पे 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हमें करना है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 20% आंसर।
थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बायो के बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मुझे पता है, बट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना जरूरी है। आपको वैल्यूज या फिर कुछ ऐसा पूछा जाएगा जो आपके आसानी से निकल सके, बट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, मास पर यूनिट लेंथ। आप जो है टोटल लेंथ को एज्यूम करोगे, टोटल मास को एज्यूम करोगे, मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा m/l, ठीक है। और उसकी वजह से आप इसका मास निकाल लोगे, x लेंथ का मास हो जाएगा x इंटू m/l, रिमेनिंग l माइनस एक्स का मास हो जाएगा l माइनस एक्स इंटू m/l। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इतने वेट की वजह से लग रहा है, और जो मूवमेंट होने की टेंडेंसी है वो इस वाले वेट की वजह से लग रहा है। इतना कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रखिएगा। आइए अब ये देखिए एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एक इंसेक्ट है यहाँ पर क्या, यहाँ पे जो है बेस से स्टार्ट करना चालू करता है, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, एंड पूछा गया है कि कितना मैक्सिमम ये अल्फा की वैल्यू होगी। अल्फा की वैल्यू कॉट अल्फा, टेन अल्फा, इन सब के फॉर्म में फाइंड करनी है, सो दैट अल्फा यहाँ पर मैक्सिमम हो। दैट मीन्स कितनी मैक्सिमम ये एंगल तक ये आपका इंसेक्ट ऊपर तक चढ़ सकता है। क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, सबसे पहले तो फोर्सेस बनाने हैं। m इंटू जी, वेट ऑफ द इंसेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। ये आपका सर्कुलर टाइप का शेप है, और सर्कल के किसी भी पॉइंट में अगर हम 90 डिग्री बनाएंगे तो वो सेंटर की तरफ जाएगा। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रिक्शन को नीचे दिखाने लगते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसेक्ट की क्या टेंडेंसी है, इंसेक्ट की टेंडेंसी है स्लाइड होने की। वो स्लाइड हो सकता है, तो स्लाइड होगा तो उसको स्लाइड होने से कौन बचाएगा, यहाँ पर उसका फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स टेंजेंशियली इस तरीके से लग रहा होगा F। आगे बात समझ में। mg के दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पर अगेन, कंपोनेंट mg साइन अल्फा, है ना। mg साइन अल्फा उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये हो गया mg कॉस अल्फा। सो यहाँ पर कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है, दैट मींस यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी। देखिए जब यहाँ पर होगा, है ना, तो आराम से चढ़ पा रहा होगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कम होगी, अल्फा की वैल्यू कम होगी तो साइन अल्फा की वैल्यू कम होगी, साइन अल्फा की वैल्यू कम होगी, दैट मींस जो फोर्स उसको वापस की तरफ खींच रहा है वो कम है, वो कम है तो फ्रिक्शन कम लग रहा है। जैसे 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 ऊपर की तरफ जाएगा साइन अल्फा इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि अल्फा इंक्रीज हो रहा है, साइन अल्फा इंक्रीज करेगा, mg साइन अल्फा इंक्रीज हुआ, एंड उसकी वजह से उसको रोकने के लिए फोर्स जो है इंक्रीज होता जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, राइट। तो एक कंडीशन पे जाकर के ये फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा, यानी कि ये जो F है वो mg साइन अल्फा के इक्वल होगा। आगे बात समझ में, बस ये कॉन्सेप्ट है यहाँ का। तो F इक्वल टू mg साइन अल्फा, और ये F कोई और एल्फ नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू है तो न्यू इंटू एन होता है, और यहाँ पर एन किसके इक्वल है, mg कॉस अल्फा के इक्वल है। तो mg से mg कैंसिल हो गया, सो tan अल्फा इक्वल टू न्यू, राइट। अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है, सॉरी न्यू की क्या वैल्यू दी हुई है, 1/3। सो tan अल्फा आ गया 1/3। ऑप्शन में देखिए tan अल्फा इक्वल टू 3 गिवन है, तो ये अपना आंसर नहीं है, अपना आंसर हुआ, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, cot अल्फा इक्वल टू 3, ये अपना आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, वहां पे वैल्यूज गिवन थी, अब की बार वैल्यूज ना गिवन होकर के सीधे एफ और डी के फॉर्म में है। एफ का फोर्स लगाया गया है थीटा के एंगल से, एंड ब्लॉक को स्लोली स्लोली डी डिस्टेंस मूव कराया गया है। उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, जितनी मैक्सिमम वैल्यू पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा उतने ही फोर्स से उसको आगे की तरफ खींचा जा रहा है, उतना ही फोर्स से मतलब उतने ही हॉरिजॉन्टल फोर्स से, एफ कॉस थीटा से, एफ कॉस थीटा के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ये एफ मैक्स के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर दो फोर्सेस और लग रहे हैं, mg नॉर्मल रिएक्शन और एफ साइन थीटा। सो यहाँ पर n प्लस एफ साइन थीटा
दैट शुड बी इक्वल टू mg। सो n हो गया mg माइनस f साइन थीटा। वर्क डन के लिए हमें फोर्स चाहिए, F चाहिए, F cos थीटा चाहिए। अब यहां से देखिए जो ऑप्शंस गिवन है उसमें F तो हैगा नहीं, F तो हमने अपने आप से जूम किया हुआ है। हमें F को एलिमिनेट करना है। F एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, जो F है, F फ्रिक्शनल फोर्स F मैक्स, ये होता है न्यू इंटू एन, ये F cos थीटा के इक्वल है। सो न्यू इंटू एन, एन की जगह आ जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू F cos थीटा। कैपिटल F हमें एलिमिनेट करना है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहां से। सो न्यू mg माइनस न्यू इंटू एफ साइन थीटा इक्वल टू F cos थीटा। कैपिटल F हम क्यों फाइंड करने जा रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि हमें जो वर्क डन निकालना है W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स क्या है, F cos थीटा इंटू डी। सो यहाँ पर पे हमें कैपिटल F की वैल्यू चाहिए जो कि हम यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बात है। सो यहाँ से F की क्या वैल्यू आएगी, F वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा इक्वल टू न्यू mg। सो F की वैल्यू आ गई न्यू mg cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, और ये F की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा W इक्वल टू न्यू mg cos थीटा इंटू डी डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। कोई बात में परेशानी तो नहीं है। इक्वेशन बैलेंस करनी है। वर्टिकल में देखिए n और f साइन थीटा लग रहा है और डाउनवर्ड mg लग रहा है, तो n प्लस f साइन थीटा mg के इक्वल होना चाहिए, n इक्वल टू mg माइनस f साइन थीटा। स्लोली लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टली f cos थीटा है और f max है, दोनों को इक्वेट कर दिया, f max इक्वल टू f cos थीटा, और f max होता है न्यू इंटू एन के इक्वल। तो यहाँ से हमने जो है कैपिटल F की वैल्यू फाइंड कर ली और अपना वर्क डन की इक्वेशन में पुट कर दी। वर्क डन क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। फोर्स कौन सा लेना होता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है, सीधे सीधे F नहीं लिया जाता है, दिस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना लग रहा है, F cos थीटा, तो वर्क डन हो गया F cos थीटा इंटू डी, वैल्यूज पुट कर दी, ये आपका आंसर आ गया। सो फ्रिक्शन में यहाँ तक के लिए इतना ही बहुत है, हर टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब अगर आपने साथ में बैठ के सारे क्वेश्चंस किए हैं तो फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप आराम से कर लोगे, और सिर्फ अगर देखा है तो एक बार सारे क्वेश्चन रिपीट करते हुए अपने आप से करने की कोशिश करिए। आज ही आपका ये फ्रिक्शन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा फ्रिक्शन की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, एकदम कॉन्फिडेंस होकर के जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाओगे। जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है ए से लेकर के जेड तक, टफ सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड जितना भी सब कुछ होता है सब मैंने करा दिया है, एकदम कॉन्फिडेंस रखिए। ये 2 आवर्स या 1.5 आवर का लेक्चर आपका फ्रिक्शन एकदम फिनिश। डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए वीडियोज आने में, अपलोड होने में, सेटअप करने में, सब करने में टाइम लगता है, तो वीडियोज आने में थोड़ा सा गैप हो जाता है, कुछ बच्चे हैं अनसब्सक्राइब करके निकल लेते हैं। तो अगर आपको जो है पढ़ना है तो यहाँ पर देखिए ए से लेकर के जेड तक सारे क्वेश्चंस कराते हैं, पैकेज सेल नहीं करते हैं, सब कुछ फ्री में करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, मोनेटाइज नहीं है चैनल, फिर भी पूरी मेहनत के साथ सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूँ। तो टाइम लगता है वीडियो अपलोड होने में, उसके लिए अनसब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। और भाई कि जिनको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, ठीक है, आधा टाइम जो है कई सारे टीचर पॉलिटिकल एजेंडा में बर्बाद करते हैं, अपना पॉलिटिकल एजेंडा वहाँ पर लगाते हैं। बहुत सारे टीचर सोना बाबू ये सब कर रहे होते हैं, ये सब कुछ नहीं करना होता है मुझे, सिर्फ यहाँ पर अगर मैंने 1.5 घंटा पढ़ाया है तो यहाँ पर सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ाया है, तो यहाँ पर अआपको अनसब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है अगर और बच्चों को तो उल्टा सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और दूसरे बच्चों को रेफर करिए, सो दैट उन्हें भी एडवांटेज मिल सके। थैंक यू सो मच।